तो हेलो एवरीवन यार स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स भाई। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में जैसे कि आपने काफी सारे चैप्टर्स को अब तक पढ़ा, अप्रोक्सीमेटली हमने 3 चैप्टर शायद आपने पढ़ लिया होगा। अब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है यार, इसमें थोड़ी ना यार काइनेमेटिक्स की फील आने वाली है। यार चैप्टर केमिस्ट्री का है तो यार ऑब्वियसली केमिकल नाम होगा। और काइनेटिक्स का मतलब क्या है यार, काइनेटिक्स का मतलब कुछ नहीं होता। काइनेटिक्स का मतलब होता है यार स्पीड क्या है इसकी। ठीक है, स्पीड क्या है, बेसिकली स्पीड कह लो या फिर आप रेट कह लो। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन अगर हो रही है, मान लेते हैं यार कोई रिएक्शन है, चलो देखो यार ये मान लेते हैं कोई रिएक्शन है। जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन लिखी हुई है ए प्लस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूं जरा ए प्लस बी और यार इज इक्वल्स टू में सी। ये कोई रिएक्शन हो रही है यार, इस रिएक्शन को कितना टाइम लग जाएगा होने में, 10 सेकंड, 10 मिनट, 10 घंटे, कितना टाइम लग जाएगा इसको होने में। तो वो कौन बता रहा है, उसी चैप्टर के नाम को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। धीरे धीरे मतलब समझते चलेंगे। ठीक है, देखो केमिकल काइनेटिक्स का और थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन है बड़ा बढ़िया। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मुझे बताता है कि यार फिजिबल रिएक्शन विच इज फिजिबल और नॉट, और केमिकल काइनेटिक्स बताता है कि यार अगर वो रिएक्शन फिजिबल है तो उसकी टाइमिंग क्या है ना। यार ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे यार फिजिबिलिटी बताएगा, है ना, कि फिजिबिलिटी है या नहीं है, फिजिबल है भी रिएक्शन या नहीं है फिजिबल। ठीक है, तो ये मुझे ये बताने वाला है कि फिजिबल है या नहीं है। और यार केमिकल काइनेटिक्स और काइनेटिक्स मुझे ये बताएगा कि रिएक्शन अगर फिजिबल है तो यार कितनी देर में होगी वो रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया फिजिबल। और ये जो है ना ये, ठीक है, और पेन कहाँ गया, हाँ ये रहा। और यार केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स मुझे बताएगा स्पीड क्या है रिएक्शन की, टाइम बताएगा बेसिकली कितने टाइम में ये रिएक्शन होने वाली है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब आप कोई रिएक्शन लेके आप ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, आप ए प्लस बी इज इक्वल्स टू में सी, इस नामक रिएक्शन को लेकर गए थर्मोडायनेमिक्स के पास। आपने पूछा सर ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि हाँ ये रिएक्शन होगी। तब आपने उससे थर्मोडायनेमिक्स से पूछा कि सर इसके लिए टाइमिंग क्या होगी, कितने टाइम में रिएक्शन हो जाएगी, मैं कितनी देर लैब में रुकूं। तो थर्मोडायनेमिक्स ने कहा मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, मैं बस ये बता सकता हूँ कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। बहुत अच्छी बात है। फिर आपने कहा अब मैं क्या करूं, आप गए केमिकल काइनेटिक्स के पास। तो केमिकल काइनेटिक्स ने कहा कि केमिकल काइनेटिक्स से आपने पूछा एक बार क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास इसकी वेरिफिकेशन है कि अगर ये होगी तो मैं इसकी टाइमिंग जरूर बता सकता हूं आपको। तो केमिकल काइनेटिक्स से आपने पूछा, चलो ठीक है मैंने थर्मोडायनेमिक्स से पूछ लिया है कि रिएक्शन होगी, अब आप मुझे बता दो कि यार ये रिएक्शन की टाइमिंग क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स ने कहा कि यार ये 5 घंटे में होने वाली रिएक्शन है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है कि फिजिबिलिटी क्या है, केमिकल काइनेटिक्स बता रहा है कि टाइमिंग क्या है। ये दोनों के बीच में रिलेशन है। बाकी हम थर्मोडायनेमिक्स से कोई यूज नहीं करने वाले इस चैप्टर के अंदर, डरना मत 11 से। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द मीन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट और स्पीड। रेट और स्पीड, देखो केमिकल काइनेटिक्स का सिंपल सा मतलब जो है ना यार, वो क्या है, रेट और स्पीड। रेट और स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। आपके पास मोल होगा या तो वॉल्यूम होगा, कंसंट्रेशन में कोई मोल होगा ना, कोई मोल हो सकता है। देखो ऐसे कुछ इस तरीके समझो इसको कि यार ए, ठीक है, ए प्लस बी, बी इज इक्वल्स टू सी और सी, ये कोई मोल है ना, ये जो है ये सब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई मोल दिखा रहे हैं, कुछ मोल होंगे ये सब। ठीक है, ये कुछ मोल्स में दिखा रहा होगा। और यार कुछ इसकी कुछ वॉल्यूम होगी ना इस कंसंट्रेशन की, कहीं वॉल्यूम चेंज हो गया, कि वॉल्यूम को चेंज हो गया, मोल्स में चेंज आ गया, तो यार वो रेट और स्पीड बताएगा कितने रेट से इसमें चेंजेस आएंगे। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यार आप इसको लिखते हो ना, चेंज का मतलब आप किसी चेंज के आगे डेल्टा लगाते हो। मैंने कहा ना काइनेमेटिक्स ही फील आने वाली, किसी चेंज के आगे डेल्टा लगाते हो। लेट मी रब दिस फर्स्ट, वेट फॉर अ मिनट। ओके, ठीक है, अब हम इसको भी रब कर लेते हैं। देखो ठीक है, अब सही है। अब देखो क्या कह रहा है ये कि ये कह रहा है कि सर इसका फॉर्मूला क्या है। एक मिनट यार, पेन से हाँ। तो आपको पता ना किसी चीज के अंदर चेंज क्या होता है, डेल्टा सी होता है किसी चीज का चेंज। और किसी टाइमिंग के अंदर हम देखने वाले तो हम सिंपल लिख देंगे डेल्टा टी लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही होती है यार, ये इसका फॉर्मूला होता है रेट का ना, ये फॉर्मूला होता है कि रेट जो है रिएक्शन कितनी देर में हो रही है, उसका ये फॉर्मूला बन जाएगा एक तरीके का। ठीक है, इतनी देर में पता चल जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं जरा यार, यूनिट क्या होगी। जैसे यूनिट पूछी जाती है ना डायमेंशंस में, आपने यूनिट वगैरह पढ़ी थी 10th 11th क्लास में, तो उसकी यूनिट पूछ लेते हैं। तो यार कंसंट्रेशन को हम मोल में ले सकते हैं, मोल पर लीटर में ले सकते हैं, कि कंसंट्रेशन है ना, तो मोल प्लस मोल और अपॉन में लीटर होगा कंसंट्रेशन। और टाइमिंग की मल्टीप्लिकेशन कर दो यार, मैं सेकंड्स मान रहा हूं, आप सेकंड के अलावा कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आइदर वो सेकंड हो, ठीक है, आइदर वो आवर्स हो, आइदर वो मिनट हो,
आप ना यार कुछ भी ले सकते हो, पता है कुछ भी ले सकते हो, सेकेंड्स, आर, मिनट। तो मोल अपॉन में लीटर पर सेकेंड, तो यार ये इसकी डेंसिटी होती है। तो यार मोल अपॉन में लीटर, तो तुम्हें पता है मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी होती है। तो यार आप क्या कर सकते हो, मोलैरिटी में कैपिटल एम, और आप लिख सकते हो सेक इनवर्स। ठीक है, सेक इनवर्स लिख लो, मिनट इनवर्स लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, आपकी मर्जी है वो सब। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रफ करके सही से लिख देता हूँ यहाँ पर। आई थिंक आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो सेक इनवर्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मोल, और ये लिख सकते हो सेक इनवर्स, इस तरीके से। तो यार ये फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर आप लिख लो, या फिर आप लिख लो मोल। ठीक है, आप लिख लो मोल पर मिनट। ठीक है, मोलैलिटी पर मिनट लिख लो, मोलल पर मिनट लिख दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख दो, यार आप लिख सकते हो इसे मोलैलिटी, और यार यहाँ लिख सकते हो आवर -1, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आवर -1, इस तरीके से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है यार, वो कैसे भी लिखो आप। ठीक है, आगे बढ़ते साथ साथ नोट करते जाओ ना। रेट और स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंसंट्रेशन की चेंज रेट क्या है, तो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। यूनिट क्या होती है, तो मोलर पर मिनट, मोलर पर सेकंड, मोलर पर आवर, कुछ भी लिख दो। ठीक है, आपकी मर्जी है यार। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे यार, एक पढ़ेंगे एवरेज और एक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस, है ना। तो एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस है। देखो जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस है ना, एवरेज होता है डिफाइंड इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो मतलब कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि जैसे यार आप, जैसे आपसे कहा कि आप 7 बजे रिएक्शन करने गए और अब 9:30 बज रहे हैं, तो मुझे ये बता दो कि इतने के इतने बीच में क्या हुआ। जैसे 7 बजे आप गए और 9:30 बजे तक का टाइम बता दो, इतने के इतने बीच में कितनी रिएक्शंस आपने कर ली, कितनी चीज आपने कर ली। जैसे आप एक कोई, जैसे मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में समझाता हूँ, एवरेज का मतलब क्या है बेसिकली, क्योंकि मेरा काम है, आपने काइनेमेटिक्स अंदर ऑब्वियसली पढ़ा होगा। आप ए से बी गए, है ना, और आप बी से सी गए, तो आपसे पूछा गया यार आपने टोटल कितना ट्रैवल किया, एवरेज बता दो मुझे। ये मत बताओ मुझे कि ए से बी जाने पर आपको क्या मिला, ये सब मत बताओ मुझे, ये बता दो यार आपने टोटल कितना ट्रैवल किया। तो वही है, आप 7 बजे रिएक्शन करने गए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप 7 बजे रिएक्शन करने गए और आपसे पूछा जा रहा है 9:30 बजे तक आप रिएक्शन कर रहे हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 7 से 9:30 के बीच में आपने कितनी रिएक्शंस कर ली, कितना प्रोग्रेस कर ली, वो बता दो मुझे। तो यार आर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना, डिफाइंड इन ना इंटरवल ऑफ टाइम, डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, और यार ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइंड होता है। कहां गई मेरी फ्रेंड, हाँ ये, ठीक है, यार ये एक इंस्टेंट पर डिफाइंड होता है, आप देखोगे ना यार, तो ये एक इंस्टेंट पर डिफाइंड होगा। जैसे इंस्टेंट, ठीक है, ये एक इंस्टेंट पर डिफाइंड होगा, एक इंस्टेंट पर डिफाइंड होगा, और ये इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफाइंड होगा। आप ये बात याद रखेंगे, अच्छी बात होगी, काफी आपने बातें याद रखी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफाइंड होगा। इंटरवल, इतनी बातें आप समझ लेंगे, इंटरवल ऑफ टाइम और इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट पर डिफाइंड होता है, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं। एवरेज के लिए जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को कहते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अभी हमने डेल्टा सी बाय डेल्टा टी का फॉर्मूला देख कर आ रहे हैं, उन्हीं फॉर्मूले से सब डिराइव होगी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, है ना। और यार इसको लिखते हैं एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, यार लिख सकते हैं डेल्टा सी का मतलब होता है, जब भी आपसे कहेगा कोई डेल्टा, कहीं भी अगर वर्ड आ जाए ना डेल्टा, तो समझ लेना यार वो फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल की बात कर रहा है हमेशा, है ना। तो यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा C2 माइनस C1 अपॉन में T2, है ना, माइनस T1, इस तरीके से हो जाएगा ये C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे हम काफी सारे क्वेश्चन रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दूसरा इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्या होता है इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, जब भी आप इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पर, मतलब आप 7:30 से 9 बजे तक आपने रिएक्शन करी, अब आपसे मैंने आकर पूछा यार 8 बजे का बता दो, 8 बजे क्या हो रहा था, आपको आपको वो नोट करके रखना पड़ेगा। तो उसे लिखते हैं डीसी बाई डी से। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर डीसी बाई डी से। अब डीसी बाई डी में क्या होगा कि आपको सी दिया रहेगा, सी कैसे फॉर्म में दिया रहेगा, सी कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। चलो मैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व करा रहा हूँ ना यार, तब कर लेंगे ये सब। ठीक है, आपको सी दिया होगा कुछ इस तरीके से कि जैसे मैं दिखा देता हूँ, आपको क्या हुआ ना, सी दिया होगा, तो आपको सी दिया होगा इस तरीके से, 5, क्या हो रहा है इसे, 5t - 2t², इस तरीके से कुछ दिया होगा, और आपसे पूछ रहा होगा कि इंस्टेंट पर बता दो, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में बता दो, 3 सेकंड में बता दो, 4 सेकंड में बता दो। ठीक है, वो सब आपको दे दिया जाएगा और आप बता भी सकते हो, मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा के दिखा दूंगा। वैसे भी आपने काइनेमेटिक्स में प्रैक्टिस करी भी होगी, मुझे जरूरत तो नहीं है इतनी कराने की। ठीक है, तो स्लाइड में आप ये नोट करेंगे कि, है ना, कि क्या होता है एक्चुअली में। आगे बढ़े, एक्चुअली में आपने समझा कि डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इसका फॉर्मूला होता है, डीसी बाई डी इसका फॉर्मूला होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है यार, एक इंटरवल पर होता है और एक इंस्टेंट पर होता है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा यार, एक क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार याद रखना कि एक चीज और याद रखना, जैसे कि अ, जैसे मैं आपसे कहूँ, आप एक वो याद रखना, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इन्होंने दिया हुआ है कि जो कंसंट्रेशन है ना, तो ये जो है ना कंसंट्रेशन, है ना यार। तो मेरे पास ना एक क्वेश्चन गिवन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बारी। क्या क्वेश्चन है वो, देखो। इन्होंने कहा है कंसंट्रेशन दी हुई है हमें, ये हम ना आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, ये आपको कंसंट्रेशन देंगे इस तरीके से, जैसे 3t² यार -2t, इस तरीके से आपको कंसंट्रेशन देंगे। दो चीजें पूछेंगे, सबसे पहली चीज आपसे पूछेंगे कि यार रेट फॉर्मेशन बिटवीन, ठीक है, रेट फॉर्मेशन, मैं लिख रहा हूं रेट फॉर्मेशन बिटवीन, आरएफ का मतलब है रेट फॉर्मेशन, किसके बीच में रेट फॉर्मेशन, टी इज इक्वल्स टू, कोई भी सेकंड दे सकते हैं, टू टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है। रेट फॉर्मेशन इस तरीके से आपको देंगे, तो आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना, जब भी 2 से 3 के बीच में पूछे, ऑब्वियसली एवरेज पूछ रहे होंगे, ऑब्वियसली, तो आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज, जस्ट नाउ टेल मी। डेल्टा टी बाय डेल्टा टी होती है, ठीक है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी होता है। अब ना आपको करना क्या, C2 माइनस C1, पहले C2 निकाल दो। C2 किससे निकलेगा, 3 वाले से निकलेगा, ये हो गया T1, ये हो गया T2, ठीक है। तो आप पहले T2 को पुट करो इसकी, पहले आप T1 को पुट करो इसकी जगह, ठीक है, फिर T2 को पुट करो इसकी जगह। T2 जो आए उसमें से T1 वाले को माइनस कर दो, मतलब जैसे देखो यहां है C2 माइनस C1, आपको पता है फॉर्मूला C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। T2 माइनस T1, आप क्या करो ना, पहले आप T1 की वैल्यू को पुट करो, ठीक है, कैसे डायरेक्ट पुट करना है आपको, T1 की वैल्यू को पुट करो, 2 2 जा 4 into 12, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसमें अंदर 2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, अब इसके अंदर 2 की वैल्यू को पुट कर रहा हूं उठाकर, ठीक है ना। याद रखना कहीं कुछ भूल मत जाओ, दोनों के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं, -2 2 जा 4, ठीक है, ये 4 हो गया। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आई है मेरे पास, मेरे पास आया है 8, ऑब्वियसली 8 for 12 होता है। अब हम 3 डालेंगे अंदर, तो 3 3 जा 9, 9 9 3 20, यहाँ पे हो गया 3 3 3 जा 9 1 27, ठीक है। देखो आपको दिया है 27 और -6, है ना, ये 21 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। आपको करना क्या, C2 माइनस C1, ये आपका C2 होता है, ये आपका C1 होता है, ठीक है। C2 माइनस C1 कर दो यार, 21 माइनस 8 अपॉन में T2 माइनस T1, T2 कितना है 3, T1 कितना है 2, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। ये बात आप याद रखेंगे, पहली चीज निकल गई, पहली चीज आपसे ये पूछेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछने वाला है, दूसरी चीज आपसे बहुत अच्छी चीज पूछेगा, वो इंस्टेंटेनियस पूछ लेगा, कहेगा एट, कहेगा सेकंड चीज जो आपसे पूछने वाला है ना, वो कहेगा एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर बता दो, एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर बता दो। तो आपको क्या इक्वेशन गिवन थी, आप बताओगे मुझे, सी इज इक्वल्स टू यार 3t² माइनस यार है ना 2t, तो ये हो गया 2t। अब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 6t -2, आई होप आपको डिफरेंशिएशन आती होगी, और नहीं आती होगी तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आपको क्लास 11 थोड़ी सी तो या आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे तो 6 4 24 होता है, और 24 -2 कितना होता है, 22 होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 22, ऑब्वियसली यही आएगा आंसर, डीसी बाय dt। इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इस चीज को याद रखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको हेल्प आउट हो जाएगी। एक मिनट मैं 22 लिख दूं जरा, एक सेकंड, हाँ, ओके। तो यार इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, एक तो आपको एवरेज दे देगा और एक तो आपसे इंस्टेंटेनियस पूछ लेगा, बाकी आपसे कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। आगे बढ़े अब जरा, काफी ज्यादा स्लाइड्स हो गई। फाइंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ प्रोडक्ट। देखो आपसे ना ये दो चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछता है, जैसे एक तो आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ, जैसे पूछेगा रेट फॉर ऑफ डिकम्पोजिशन, जब भी रिएक्टेंट दिया होगा तो उसके लिए डिकम्पोजिशन पूछेगा, जब भी प्रोडक्ट दिया होगा तो उसके लिए फॉर्मेशन पूछेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है और रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, तो यार ये दो चीजें पूछेगा, है ना। तो दोनों के लिए पूछ सकते हैं हम, जैसे हमारे पास एक कोई बैलेंस इक्वेशन है, दो चीजें आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले हम दोनों के लिए अलग अलग एक वो पढ़ लेते हैं जरा, तो लिखी हुई थ्योरी है। रेट फॉर रिएक्टेंट, रेट फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए रेट पूछेगा कि किस रेट से रिएक्टेंट, फॉर किस रेट से, एक मिनट हम प्रोडक्ट पे कहां से आ गए, हाँ, किस रेट से ये रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, ये तो पहले पूछेगा आपसे, कैसे बताओगे आप,
तो वी फाइंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और डिसअपियरेंस। हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस रेट से डिकम्पोज हो रहा है या किस रेट से डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज आपसे कहेगा कि रेट ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट के रेट मतलब मैंने आपको बताया था ना, रेट मतलब कंफ्यूज नहीं होना। रेट का मतलब क्या है समझ लो भाई, रेट मतलब कंफ्यूज नहीं होना, रेट मतलब कुछ नहीं होता, स्पीड होती है बस, कहीं आप कुछ और समझ पाए तो रेट का मतलब, ठीक है, रेट किस रेट से किस स्पीड से रिएक्टेंट बन, स्पीड क्या है रेट की, रेट क्या है रिएक्टेंट का, तो हम निकालेंगे कि जिस तरीके से डिकम्पोज खत्म हो रहा होगा यार वही रेट होगा ऑब्वियसली, है ना। आगे बढ़े तो अब एक और चीज आपसे यहाँ पूछेगा रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ भी रेट का मतलब लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो यार ये है स्पीड, है ना, स्पीड होता है इसका मतलब, जनरल मतलब। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो थोड़ा चला लेना आप, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर अब यहाँ पर आप क्या करोगे, हाँ है ना यार, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है यार, ए प्लस बीबी प्लस सीसी प्लस डी से हम सीखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये सब चीजें हम इससे सीखेंगे। जरा सीख लेते हैं कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, जरा हम एक बार सीख लेते हैं इस चीज को। यार अगर आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछेगा ना, तो आप करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप एक लगाओगे माइनस आगे, आप लगाओगे डेल्टा आगे, है ना, डेल्टा आगे लगाया, और अब क्या करोगे यहाँ पर ये ऐसे कुछ लगाओगे, ऐसे डंडा सा, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना, ए लिख दोगे। जैसे आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि इसमें दोनों मिले हुए तो दोनों का अलग अलग होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए पूछ रहा है। आपको करना क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, जैसे मैंने आपको जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको यही बताया था ना, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है चैप्टर में, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख दिया हमने, अपॉन में क्या करोगे डेल्टा टी लिख दोगे, तो यार ये हो जाएगा ना फॉर्मूला इसका, यही होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अब बी का कैसे लिखोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा आगे आकर, यहां लिखोगे आप माइनस डेल्टा बी, कैपिटल वाला लिखना, वो छोटा वाला मत लिखाना गलती से। कंसंट्रेशन को कैसे बंद करते हो डब्बे में, या ऐसे बंद करते हो, अपॉन में डेल्टा टी, इस तरीके से, है ना। और आप ये डेल्टा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कैसे लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कैसे लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन इस तरीके से, देखो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि दो लोग हैं तो यहाँ पे दोनों का लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा प्लस, देखो इस तरीके से आप प्लस करोगे, है ना, इस तरीके से आप प्लस करोगे, यहां लिखोगे डेल्टा, और आप यहां लिखोगे डेल्टा, और अंदर क्या लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ सी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, और डिवाइड कर दोगे डेल्टा टी से, तो भी आपकी वैल्यू बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब आप कैसे लिखोगे, ये कैसे लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डी कैसे लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डी भी ऐसे लिखेंगे, प्लस प्लस डेल्टा, और यहां पे आप लिखोगे डी, है ना, प्लस डेल्टा डी, इसको भी बॉक्स के अंदर ऐसे बंद करोगे, और उसके बाद आप क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो डेल्टा डी को। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो यार ये चार चीजें ऐसी बड़ी सिंपल सी पूछी जाती है, और बड़ी सिंपली आपको ये चीजें याद रखनी है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अलग अलग कैसे लिखते हैं, तो वो सब आपको याद होनी चाहिए। अच्छा अब मैं और चीज सिखाता हूँ आपको, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन, उसने रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, देखो बड़ा सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, आप एक को उठा लो, है ना, इन सब में से किसी एक को उठा लो, इन सब में से ना, ये जो दिए हुए आपको, एक सेकंड ये पेन गायब हो जाती है, ठीक है, इन सब में से आप किसी एक को उठा लो, ठीक है, सबको भी उठा सकते हो, किसी एक को उठा लो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, मान लेते मैंने एक उठा लिया सबसे पहले, जब आपने एक को उठाया तब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यार माइनस, माइनस, है ना, जो आपने रेट ऑफ उसका लिखा था माइनस, ज्यादा बड़ा माइनस हो गया, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं माइनस, है ना, डेल्टा, कभी स्टाइलस ना दिक्कत करने लगता है, ए, जो भी आपने उसका लिखा था ना बिल्कुल जो और वैसे ही लिखना है आपको, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो वही छापना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जैसे आप लिखते हो, मल्टीप्लाइड बाय जो भी कोफिशिएंट आगे होगा, जो भी कोफिशिएंट आगे होगा उसका रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर दोगे, बात खत्म तो खत्म। क्या ये बात समझ में आ रही है। जैसे आपको कह दिया गया यार ए, या ऐसे कुछ कह दिया गया 2a प्लस 3b, आपसे कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, वैसे रिएक्शन पूरी होगी, मैं यहाँ सी बोल देता हूँ कोई बात नहीं, रिएक्शन पूरी होगी, आपसे कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, आप क्या करोगे, ए लिखोगे, है ना, ए लिखोगे, यहाँ पे माइनस डेल्टा लगाओगे, अपॉन में डेल्टा टी लिखोगे, और क्या कर दोगे, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कर दोगे। सिमिलरली, ठीक है, इसी तरीके से लिख सकते हैं इस चीज को, मैं सब रब कर रहा हूँ, कोई काम की नहीं है ना जी। तो ये सब रब हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और चीज समझते हैं यहाँ पर, क्या समझते हैं सर,
सर आप क्या समझाने वाले हो? सर बहुत अच्छी चीज़ समझाओगे। देखो यहाँ पे इन कलर चेंज करने से पहले तो, है ना? तो यार ये तो लिख लिया हमने, ये तो हमने इसके लिए लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। ऐसे ही ना आप इसके लिए भी लिख सकते हो, बी के लिए भी लिख सकते हो। बी के लिए कैसे लिखोगे? वहाँ पर जो बी लिखा था वही हमने यहाँ पे लिख लिया, डेल्टा, है ना? बी अपॉन में डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा टी, और मल्टीप्लाई कर दो उसके आगे लगे हुए कोएफिशिएंट के आगे, मल्टीप्लाई कर दो उसके आगे लगे हुए कोएफिशिएंट से 1 बाय बी, है ना यार? आगे बढ़ते हैं। माइ और आपको अगर और उस साइड से भी लिख सकते हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आप सिर्फ इसी साइड लिखोगे। आप प्रोडक्ट की साइड वालों को भी उठा सकते हो। कैसे उठाओगे? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, है ना यार? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, ये इस तरीके से लिखते थे ना हम, इस तरीके से। ये बॉक्स बनाना मत भूलना यार, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे सारे के सारे। 1 बाय सी, जो भी आगे उसके आगे कोएफिशिएंट लगा हुआ, कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है? ये सब इक्वल है, अलग अलग नहीं है, सब इक्वल है ना? आप इसके इक्वल लिख सकते हो, प्लस ये वाला, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो आप किसी में से कोई भी लिख सकते हो, और ये वाला इसके इक्वल होने वाला है। डेल्टा टी नहीं, ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल है, ठीक है? तो आप लिख सकते हो यार डेल्टा डी, कैसे लिखोगे? देखो ये आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना? डेल्टा डी लिख दिया आपने, ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, पर कोई नहीं, आप चला लो थोड़ा काम। डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी लिख दिया यार। अब मैं इतना भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अब मैंने पूरा समझा दिया ढंग से, और 1 अपॉन में टी लिख दिया, सिंपल है। इस तरीके से आप यार कर सकते हो इस चीज को याद, ठीक है ना यार? इस तरीके से आप इसको लिखने की कोशिश कर सकते हो, इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से आप नोट करेंगे और यार एक फेयर नोट्स बनाएंगे। मेरी राइटिंग तो कोई खराब है, कोई नहीं, आपकी राइटिंग खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा यार जो सबसे कम होगा ना, जो सबसे जिसका कोएफिशिएंट सबसे कम होगा, वही होगा, क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे कैसे देख के। जो भी सबसे लास्ट में कन्वर्ट होगा, अगर आपकी क्लास में कोई लोग है, मतलब आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो किसी को और काफी सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें से जो फास्ट लिखने वाला होगा उसको देखकर बताओगे कि सबने लिख लिया, या जो स्लो लिखने वाला होगा उसको देखकर बताओगे? जो स्लो लिखने वाला उसको देखकर बताओगे, जो स्लो काम कर रहा होगा इन सब रिएक्शंस के अंदर उसको बताओगे, ऑब्वियसली, है ना? तो इस तरीके से काम करेंगे यार हम, ठीक है? तो यार यही है इसके पीछे पूरी राम कहानी, कोई कथा, है ना? न्यूमेरिकल्स कर ले, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके बेसिस पे। एक क्वेश्चन मेरे पास जो है अवेलेबल है अभी, वो यही है। आप जरा देखो, इस चीज को देखो। यहाँ पे ना एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन क्या है? N2, है ना, प्लस 3H2, बहुत वाकिफ है आप इस रिएक्शन से, प्लस 3H2 इज इक्वल्स टू द 2NH3, है ना, 2NH3। आपसे इसमें भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, आपसे सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो आप कैसे बताओगे रेट ऑफ रिएक्शन? मुझे भी जरा समझाना, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताओगे? मैं आपसे अगर इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लूं ना कि सर आपको बताना क्या है इसके अंदर, तो आपको बताना है रेट, है ना यार, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताओगे आप? मुझे एक बार समझाना जरा। रेट ऑफ रिएक्शन बताने का मैंने सिंपल तरीका बताया, किसी को भी उठा लो, तीनों में से किसी को भी उठा लो, आगे में डेल्टा लगा दो, जिसको भी उठा रहे हो। मान लेते हैं मैं N2 को उठा रहा हूं आज, N2 को उठा लिया मैंने, ठीक है? यहाँ पे N2 किडनैप कर लिया, N2 रख लिया, यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाया, अपॉन में डेल्टा टी को लगाया, ठीक है ना, डेल्टा टी, और आगे लगे हुए कोएफिशिएंट से रेसिप्रोकल कर दिया यार, आगे लगा हुआ कोई कोएफिशिएंट है नहीं तो 1/1 कर दिया। बोर्ड एग्जाम्स में आपको ऐसे ही रेफर करना है, याद रखना। इसके इक्वल भी मैं क्या कर सकता हूँ, आपको एक एक लिखना होता है बस, कोई भी। मैं आपको तीनों के लिए लिख के दिखाता हूँ। डेल्टा H2, है ना, डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा टी, है ना यार, डेल्टा टी, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/3 से, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। इसके ही इक्वल आप रेट ऑफ रिएक्शन किसका लिख सकते हो? ठीक है, ये तीनों इक्वल है आपस में, ये भी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल आप लिख सकते हो, प्लस, क्योंकि अब क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया, प्लस प्रोडक्ट डेल्टा, जब भी रिएक्टेंट होगा उसका आगे माइनस आ गया, क्योंकि वो हट रहा है ना, जा रहा है वो अब यहाँ से, NH3, है ना यार, NH3, और यहाँ पे हमने क्या करा, डेल्टा टी लिख लिया और मल्टीप्लाई कर लिया 1/2 से। देखो हो गया यार, लिख दिया, हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया, हो गया सर, खत्म। इतनी बड़ी बात हमने लिख दी, रेट ऑफ रिएक्शन हमने पूरा लिख दिया, ठीक है? इसी तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे आपके, जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वो कहीं भी, ठीक है? तो इस तरीके से ऐसे और भी न्यूमेरिकल्स है, इसी बेसिस का न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, और भी न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन अगले लेक्चर्स में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। इस लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल अभी नहीं कराने वाला हूँ। एक बार लॉ ऑफ मास एक्शन समझ लेते हैं। ये हमें थ्योरेटिकल रेट बताता है बेसिकली, ठीक है? मतलब थ्योरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये हमें कोई, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, ये आपको ये नहीं बताएगा,
ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं देगा, ये आपको थ्योरी देगी। थ्योरी क्या है इसकी, मतलब आप देख के बस ऐसे लिख दोगे कुछ भी ना, थ्योरी है, कुछ ऐसा हुआ होगा, आपने बोल दिया रिएक्शन 4 सेकंड में हुआ होगा, वही कॉपी के अंदर लिख दिया, आपने किसी को पकड़ा दिया स्कॉलर को, वो भी कह रहा है हाँ ठीक है थियोरेटिकल है, और इसको छाप देते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है ना यार। तो इसको इस तरीके से लिखते कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अगले लेक्चर में हम इसकी पूरी बात करेंगे। मैं बस आपको एक डेफिनेशन, एक जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में हम जब शुरुआत करेंगे ना यार, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे उसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसको लिखते कैसे, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, बस सिंपल सी। बाकी इसके ऊपर एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर जा सकता है। ठीक है, इसको लिखते कुछ इस तरीके से, रेट है ना यार, रेट इज इक्वल्स टू के। के क्या होता है, के होता है मास, के होता है रेट कांस्टेंट, इसे कहते हैं रेट, है ना, इसे कहते हैं रेट, और इसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कहते हैं इसे। इसे लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमने ए का लिखा, उसके आगे लगे हुए कोफिशिएंट उसकी खोपड़ी पर चढ़ाया। ठीक है, इसकी खोपड़ी पर चढ़ा दो, प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, पहली बात गलती नहीं करनी, प्लस मल्टीप्लाई किया और ऊपर लगा दिया बी, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, याद रखना इस चीज को, कि इसको हम एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है यार, इसको कहते हैं वेलोसिटी यार कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा हम इसको कुछ नहीं बोलते जिंदगी में। तो यार ये बात आपको याद रखनी, राइटिंग मेरी भले गंदी, लेकिन आप अपने जब नोट्स बताएंगे काफी फेयर बनाएंगे। बस समझ में आ रही है यार, हर चैनल आपको पढ़ा रहा होगा मैं मानता हूँ, और हर हम भी पढ़ा रहे हैं, हम आईआईटी जेईई या नीट के लिए तो काफी वैसे भी नीट का लेक्चर है, आप आईआईटी के लेक्चर भी हमारे चैनल पर देख सकते हो, हर चैनल आपको पढ़ा रहा होगा, भले वो वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा होगा, मैं हर चैनल को बताता हूँ कि वो एक वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे होंगे, और हम भी वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप पढ़ कहाँ से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। बेसिकली आप उसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, उसकी चीजें नहीं लिखोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप करो, कि आप हमारे चैनल से करोगे ना, तो मैं गारंटेड दे रहा हूँ यार कि क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, मैं गारंटेड, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी वाहवाही करने के लिए बोल रहा हूँ, या फिर इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल ही बेस्ट है, नहीं यार, मैं सच बताऊँ, हर चैनल पर आप जाओगे तो वो या फिर तो आपको थोड़ी एनसीईआरटी करा देंगे, थोड़ी सी और चीजें करा देंगे, थोड़े यार आपको हार्ड न्यूमेरिकल करा देंगे, तो आपको लगेगा कि यार हमने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वो न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ मजाक में बात नहीं बोल रहा हूँ, या सिर्फ हवा में नहीं बात बोल रहा हूँ कि ऐसी कुछ भी बोलो, हर चैनल वाला बोल रहा है तो मैं भी बोल रहा हूँ, नहीं, आप विश्वास करके देखो, बिलीव करके देखो, मजा आएगा आपको। अब तक के लिए थैंक यू, आपने सारे लेक्चर्स देखे, और इस लेक्चर को देखने के लिए भी बहुत थैंक यू है। आप हमारे साथ लगो तो एक बारी, भले ही हमारी क्वालिटी खराब है बट क्वांटिटी खराब नहीं है। ठीक है, क्वालिटी भले खराब है, आपको भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ना, है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लो, थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद जब चीजें सिंपल हो जाएंगी तो हम चीजें भी सिंपल कर लेंगे। हमारे पास जो तरीका है यार, हम उससे आपको क्वांटिटी डिलीवर कर रहे हैं, तो बेस्ट क्वांटिटी डिलीवर कर रहे हैं। हर चैनल बेस्ट क्वांटिटी कहता है, मुझे नहीं पता मेरी क्वांटिटी बेस्ट है या रॉस्ट है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे साथ लग कर किया तो ऑब्वियसली बहुत कुछ होने वाला है, तो आप बस मजा आएगा। ठीक है यार, ये सब ना हम आगे पढ़ेंगे, इस थ्योरी के लिए आगे पढ़ेंगे, मैंने बस आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताया कि अगले लेक्चर में होने वाला क्या है, बहुत बड़ा होने वाला है अगला लेक्चर। और इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम एक क्वेश्चन जरूर करें, फिर स्टार्ट। So thank you for watching this video and best of luck for the coming videos. Okay, thank you.